Hello everyone and welcome to my class. Now in this video I will be discussing about how trade led to battles. We are doing the second chapter of class 8th history, that is from trade to territories. And in my previous video, in the introductory video of this chapter, I have explained about how the European companies, trading companies coming to India, came to India doing trade. And in this video I will be discussing about how the Britishers, they acquired territories in India and they start ruling India, right? So to understand that, we need to understand how from trade what leads to their battles with the Indian rulers. So let's start the topic now. 1707, when Aurangzeb died, after his death, many governors, many chiefs of Mughal dynasty, they declared themselves the independent rulers of their territories because he was succeeded by weak successors. औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, मुगल रूलर औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, जो कि 1707 में हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद जितने भी जो लोकल चीफ्स वगैरह थे, उन्होंने अपने आप को मुगल डायनेस्टी से आज़ाद करके खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था। ऐसा ही बंगाल में भी हुआ। बंगाल में जो नवाब थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। उन्होंने ये बोला कि अब वो मुग़ल सल्तनत का हिस्सा नहीं है, वो बंगाल जो है उसके नवाब हैं। तो मुर्शिद कुली खान सबसे पहले नवाब बने, फिर अली वर्दी खान नवाब बने, फिर उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि औरंगज़ेब से जिन्होंने फरमान लिया था फ्री ट्रेड करने का बंगाल में, उसे कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा। रीज़न भी ये जो नवाब्स हुए, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कंसेशंस थे जो फ्री ट्रेड करने के, वो सारे ले लिए उनसे और उन्हें फ्री ट्रेड नहीं करने दे रहे थे बंगाल में। मोरोवर कई इश्यूज थे जिसके कारण नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में काफ़ी डिस्टेंसेस आ गए थे। वो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे कि इन्हें फ्री ट्रेड नहीं करने दिया जा रहा था। ये जो फोर्टिफाई करना चाहते थे, अपनी सेटलमेंट को किला बनाना चाहते थे, वो नहीं बनाने दे रहे थे सिराजुद्दौला। फिर जो भी ये विलेजेस चाहते थे जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, ऐसे विलेजेस वो ख़रीद नहीं पा रहे थे। इन चीज़ों पे भी सिराजुद्दौला ने ऑब्जेक्शन लगाया। तो कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे, जिससे कि अगेन दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी सारे हो गए थे, जिसके कारण सिचुएशन ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि अगर हमें यहाँ पे फ्री ट्रेड करना है, अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, तो हमें सिराजुद्दौला को हटाना होगा। और ऐसा करने के लिए दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द राइवल ऑफ सिराजुद्दौला। वो सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे, उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलती है, तो सिराजुद्दौला ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया और उन ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी दी, डू नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ बंगाल, कि पॉलिटिकल अफेयर्स में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन होता है, बातचीत होती है, जिससे कि जो कि फेल होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भी अपनी जो भी वो चाल चल रहे थे उनके दुश्मनों के साथ, वो नहीं इससे पीछे हटते हैं। तो अल्टीमेटली सिराजुद्दौला नाराज़ होकर क्या करते हैं कि 30,000 सोल्जर लेकर कासिम बाज़ार, जो इंग्लिश फैक्ट्री होती है जहाँ पे जो उनकी सेटलमेंट थी, वहाँ पर अटैक कर देते हैं। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग देयर फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार, जो भी उनके वेयर हाउसेस हैं उन्हें लॉकडाउन करते हैं, जो इंग्लिश ऑफिसर्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, वहाँ पे मारपीट करते हैं। एंड अल्टीमेटली जब कासिम बाज़ार को वो अपने कब्ज़े में लेते हैं सिराजुद्दौला, और उसके बाद फैसला करते हैं कि अंग्रेज़ों को हटाने के लिए उनको कलकत्ता से भी हटाना होगा, तो वो अपनी आर्मी को आगे मार्च करवाते हैं कलकत्ता की ओर। जब ये खबर रॉबर्ट क्लाइव को मिलती है, जो कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास वाली ब्रांच को, मद्रास प्रेसिडेंसी को देख रहे होते हैं, तो जब रॉबर्ट क्लाइव को ये पता चलता है कि किस तरह से बंगाल में नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फैक्ट्री है उसे अपने कब्जे में ले लिया है, तो वो अपनी आर्मी लेकर मद्रास से बंगाल आ जाते हैं, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर सके।
और लड़ाई लड़ी जाती है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेस के बीच में। इसको हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, जो कि 1757 में हुई थी। और इस लड़ाई में जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो जीत जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, एंड सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल was defeated. Now there was another important reason for the defeat of सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की हार के पीछे एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, वो होता है मीर ज़फ़र। मीर ज़फ़र जो थे वो नवाब की आर्मी के कमांडर होते हैं, और ये मीर ज़फ़र को रॉबर्ट क्लाइव अपनी ओर मिला लेता है। कॉन्स्पिरेसी रचता है, एक षड्यंत्र रचता है, जिसमें कि मीर ज़फ़र को ये कहा जाता है कि अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करेगा तो उसे नया नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का, और बदले में मीर ज़फ़र जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने देगा बंगाल में। ये दोनों के बीच में एक कॉन्स्पिरेसी होती है, और जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि मीर ज़फ़र लड़ तो वो सिराजुद्दौला के साइड से रहा था, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा था, वो दिखावा कर रहा था कि वो लड़ रहा है। अल्टीमेटली लड़ाई जो है सिराजुद्दौला जो नवाब होते हैं बंगाल के, वो हार जाते हैं। अब जैसा कि तय हुआ था, when he was defeated, when the Nawab was defeated, he was executed after his defeat. नवाब को मार दिया जाता है, और उनकी जगह मीर ज़फ़र को जो है नवाब ऑफ बंगाल बना देती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ना जब वो नवाब बन जाता है उसके बाद कुछ कंसेशन वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के को ऑब्जेक्शन करने लगता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से भी नाराज़ हो जाती है कि जो जैसा कि नवाब ने प्रॉमिस किया था वो नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीर ज़फ़र जो कि अब नवाब बन चुका था बंगाल का, वो अपनी जनता को नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि किस तरह से वो नवाब बना था ये सब जानते थे, और इसीलिए वो जनता को अपने अगेंस्ट नहीं करना चाहता था। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करना बंद करता है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज़ होती है और उसे हटाकर मीर कासिम को नया नवाब बना देती है। अब मीर कासिम भी कुछ समय तक ठीक रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन बाद में वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाता है, वो भी उनके जो कंसेशंस हैं उन्हें रोक देता है। ऐसे में जो मीर कासिम होता है उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में। इस लड़ाई में मीर कासिम हार जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड मीर कासिम इन द बैटल ऑफ बक्सर। और दोबारा से अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को रूल नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे, वो भी फ्री ट्रेड, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड, जिससे कि उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो, जिससे कि कोई भी नवाब उन्हें ऑब्जेक्ट ना करे उनके ट्रेड में। सो बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें मीर कासिम हार जाता है, उसके बाद मीर ज़फ़र को दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ़र करती है कि तुम नवाब बन जाओ बंगाल के, और उन्हें री इंस्टॉल कर देती है बंगाल में एज ए नवाब। इस बार मीर ज़फ़र को उसके धोखे के लिए कंपनी 5 लाख रुपए महीना चार्ज करती है कि आपने पहले भी धोखा दिया था, अब हम तुम्हें फिर से नवाब बना रहे हैं, लेकिन बदले में तुम्हें हमें 5 लाख रुपए महीने के देने होंगे, और उसके अलावा फ्री ट्रेड करने देना होगा। हम जो करना चाहेंगे, रेवेन्यू लेना चाहेंगे जनता से, वो हमें लेने की आज़ादी आप दोगे। और इस तरह से वो अननेसेसरी मांगे जो हैं वो मीर ज़फ़र से के सामने रखती हैं। मीर ज़फ़र जैसे ही नवाब बनता है 1764 में, 1765 में उनकी डेथ हो जाती है। अब ये एक सिचुएशन होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जिसमें उनके पास कोई चारा नहीं बचता है सिवाय इसके कि वो रूल करें बंगाल को, राइट। सो अ फॉरेन कंपनी रूलिंग अ टेरिटरी इन इंडिया, all these situation, battle of Plassey, battle of Buxar, death of Mir Zafar,
These were the circumstances in which the company Robert Clive decided to rule the Bengal province. और अल्टीमेटली जो मुगल एम्परर होते हैं उनके पास भी कोई, क्योंकि ही वॉज नॉट केपेबल इनफ टू होल्ड द एम्पायर, तो वो क्या करते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे देते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब है कि वो पूरे बंगाल क्षेत्र से, उस समय का बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं होता है, बल्कि वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, आपका ये बिहार, उड़ीसा, ये वाले रीजन को बंगाल कहा जाता था, इतना बड़ा रीजन था। इस पूरे रीजन की जो दीवानी राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। इट मीन्स दैट दे कैन कलेक्ट डायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल, राइट। सो मुगल एम्परर गिविंग दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी मेक्स देम द रूलर ऑफ दैट रीजन। वो उस टेरिटरी के राजा हो जाते हैं, क्योंकि वो अब जनता से डायरेक्ट एक्सेस ले रहे होते हैं, राइट। सो इतना पैसा वो कमाते हैं, इस इन्हें इतना फ़ायदा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, न केवल ट्रेड में, बल्कि अब उनके जो खर्चे होते हैं अपनी आर्मी को मेंटेन करने के, ट्रेडिंग करने के लिए पैसा, वो सारा इंडिया का पैसा बंगाल रीजन में जो उनको राइट्स मिल जाते हैं, वो जितना पैसा वहाँ से कमाते हैं वो उस पैसे को अब ट्रेडिंग में लगा देते हैं। कैसे? बिकॉज ब्रिटेन पहले क्या कर रहा था, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गोल्ड और सिल्वर दिया करता था इंडिया के लोगों को टू बाय प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स। इंडियन ट्रेडर्स को गोल्ड और सिल्वर दिया करता था, उसके बदले में इंडियन प्रोडक्ट्स, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, स्पाइसेस, वो खरीदता था। तो हमारे पास बहुत सारा फॉरेन गोल्ड एंड सिल्वर आ रहा था। लेकिन अब क्या है, इंडिया का पैसा वो इंडिया में ही लगा रहे थे और अपना प्रॉफिट जो है वो बचा रहे थे, राइट। सो उनका ट्रेड जो है वो फ्लरिश कर जाता है और वो अब रूलर बन जाते हैं बंगाल रीजन के। कंपनी ऑफिसर्स जो हैं वो इतना पैसा कमाते हैं कि उनको अब वो अपने आप को खुद नवाब फील करने लगते हैं। अक्सर जब ये पैसा कमा के वापस अपने देश जाते थे तो दे प्रिटेंड देमसेल्व्स टू बी द नवाब्स ऑफ बंगाल। इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था नवाब्स। नवाब इज़ अ वर्ड, एंग्लिसाइज्ड वर्ड ऑफ नवाब। नवाब को ही वो अंग्रेज़ी में नवाब्स बोलते थे जब वो अपने देश जाते थे। तो वो इतना पैसा जो है उसको अपने लग्जरीज पे स्पेंड करते थे, दिखाने पे स्पेंड करते थे कि दैट दे हैव अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स, right? So this is all about Battle of Plassey, Battle of Buxar, and how the East India Company, they captured the Indian territory, they became the ruler, they consolidated their empire here in India, especially in the Bengal region. And later on we'll be seeing in the further chapters that how they expanded their empire in whole India, right? So keep watching these videos. Please like, share and review. Thank you.